हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आपने बीए बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं आप और आपने जियोग्राफी ले रखा है, तो जो उसका फर्स्ट पेपर होगा यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है उस पेपर का नाम है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी। तो इससे हमने इसमें 8 यूनिट है सिलेबस में टोटल। तो हमने सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस किया है और साथ ही साथ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 की हमने वीडियो पहले ही कंप्लीट अध्ययन करा दिया है उन वीडियोस में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उन सारी वीडियोस की लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 4 को। हम देखेंगे कि यूनिट 4 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट 4 में हमें पढ़ना क्या है, देखिए यूनिट 4 में हमें नदी संबंधी स्थलाकृतियाँ पढ़ना है। हमें यूनिट 4 में कुल मिला के स्थलाकृतियों संबंधी पढ़ना है, जो अपर्दन के द्वारा क्या होता है, नदी संबंधी जो स्थलाकृति, वायु संबंधी स्थलाकृति, हिमानी संबंधी स्थलाकृतियाँ निरूपित बनती हैं, उन्हीं का अध्ययन करना है। तो हमें नदी संबंधी स्थलाकृति, वायु संबंधी स्थलाकृति और हिमानीकृत एवं तटीय स्थलाकृति संबंधित स्थलाकृतियों के विषय में हमें पढ़ना है। तो यूनिट 4 में हमें इन्हीं सब के विषय में पढ़ना। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट 4 में सबसे पहले हम देखें यूनिट 4 का जो सबसे पहला टॉपिक है नदी संबंधी स्थलाकृति। ठीक है, तो नदी संबंधी स्थलाकृति है क्या, इसके विषय में सबसे पहले हम देखेंगे, है ना। तो नदी संबंधी स्थलाकृतियों का मतलब यही है कि नदियों के द्वारा एक ऐसे यानी कि नदियों के द्वारा जब अपर्दन के माध्यम से अलग अलग आकृतियां निर्माण होती हैं तो उसी को नदी संबंधी स्थलाकृति कहते हैं, नदी अपर्दन के द्वारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, पहला है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी यानी कि वी आकार की घाटी का मतलब क्या, तो वी आकार की जब नदियाँ बहती हैं तो वो क्या कहती हैं, नीचे उसके तलहटी जो उसके आरी बगल के जितने भी एक तरीके से पर्वत होते हैं उनको धीरे धीरे काटती जाती है और वी आकार की आकृति वो निर्मित करती है। उसके बाद जब और ज़्यादा कटाव होता है तो गार्ज बनाती है नदियाँ। उसके बाद कैनियन उसी में बनता है। ठीक है, जलप्रपात क्या होता है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये शॉर्ट में पूछ सकता है गार्ज किसे कहते हैं या फिर कैनियन किसे कहते हैं, या फिर आपको से पूछ सकता है वी आकार की घाटी किसे कहते हैं। तो जब भी नदी स्थलाकृति, जब भी नदियों के माध्यम से क्या होता है, पहाड़ या पर्वतों के बीच से जब नदियाँ बहती हैं तो क्या कहती हैं, पर्वतों के मध्य से जब बहती हैं तो वे उन पर्वतों को अपर्दित करती हैं, काटते रहती हैं और सबसे पहले वी आकार की घाटी बनती है। जब और कटाव होता चला जाता है, उसकी और गहराई होती जाती है तो वहाँ पर गार्ज बनता है। जब ये गहराई और ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय यानी कि उस सिचुएशन, उस स्थिति को हम कैनियन कहते हैं। ठीक है, ये जलप्रपात, क्षिप्रिकाएँ क्या होती हैं इसके विषय में, और सोपानी प्रपात क्या है, ये सारे के सारे नदियों के माध्यम से होता है। नदी घाटी मैदान जो होता है, झील का निर्माण देखते हैं ना, जब कहीं पर मैदान है और वहाँ पर अगर मिट्टी जो है नर्म मिट्टी या फिर एक तरीके से मुलायम मिट्टी है तो वो क्या करेगी, वायु या नदियाँ जब आएंगी यहाँ से बहेंगी तो इन मिट्टी को एक तरीके से बाहर ले जाएंगी और यहाँ पर एक तरीके से झील का निर्माण हो जाएगा, यहाँ गड्ढा हो जाएगा और बारिश का पानी भराया जाएगा तो झील का एक तरीके से झील निर्मित हो जाएगी। झरना हो गया इस तरीके से, और निक्षेपात्मक हो गया। अब निक्षेपात्मक देखिए, अपर्दनात्मक यानी इसमें अपर्दन हो रहा था, यानी स्थलाकृतियाँ दो तरीके की होती हैं। एक तो यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्थलाकृति जो होती है, स्थलाकृति वो दो तरीके की होती है, एक अपर्दनात्मक होती है और एक निक्षेपात्मक होती है। अपर्दनात्मक का मतलब हमने बता दिया कि जब भी नदियों के माध्यम से उस या नदी या किसी भी चीज़ के माध्यम से मतलब कि कोई पहाड़ पर्वत को काट कर जब उन उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि उनमें परिवर्तन ला देता है तो उसे अपर्दन कहते हैं। लेकिन निक्षेपात्मक क्या होता है, उसी अपर्दित जो पत्थर कंकड़ मिट्टी है उस चीज़ को ले जाकर किसी दूसरे स्थान पर निक्षेपित करना, छोड़ना, और छोड़ने से जो आकृति निर्माण होती है वहाँ पर उस चीज़ को बोलते हैं निक्षेपात्मक। ठीक है, निक्षेपात्मक स्थलाकृति। तो ऐसे सिचुएशन में हमने देखा नदी संबंधित जो है अपर्दनात्मक कौन है, वी आकार की घाटी बनती है अपर्दनात्मक से, और गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, सोपानी, नदी घाटी मैदान, झील का मैदान, जल गर्तिका, जलकुंड, ये सब चीज़ें बनती। और निक्षेपात्मक से निक्षेपित जब करती है, छोड़ती है, तो बाढ़ का मैदान जब मिट्टी देखिए, जब मिट्टी ले जाकर समतल मैदान में पूरा एकदम बैठ जाती है मिट्टी जाकर वहाँ पर, तो एक तरीके बाढ़ का जो मैदान होता है, डेल्टा का निर्माण होता है ना वहाँ पर। प्राकृतिक तटबंध, एस्चुरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। ठीक है, इसके विषय में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्राफ से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वी आकार की घाटी, तो हमने क्या बताया अभी तक, वी आकार की घाटी जब पर्वत से, ये पर्वत है यहाँ पर, तो पर्वतों के मध्य सबसे पहले वी आकार की घाटी बनेगी। जब नदियाँ बहेंगी धीरे धीरे उसके तली को यानी कि उसके आरी बगल के क्षेत्र को काटती जाएंगी तो वहाँ पर वी आकार की एक तरीके से आकृति बनेगी। लेकिन जब ये नदियाँ काफ़ी समय से लगातार कई वर्षों से बहती रहती हैं तो धीरे धीरे उन पर्वतों को और काटती जाती हैं और नदियाँ और गहरी होती जाती हैं, उनका तल जो होता है और गहरा होता चला जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए ना ग्राफ में,
यहाँ पर देखिए पहले ऊपर इतना था फर्स्ट पे, फिर उसके बाद जब नीचे थोड़ा और हुआ तो ऐसी सिचुएशन को गार्ज कहते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाए नदियाँ तो उसे बोलते हैं कैनियन। कैनियन कहते हैं, क्या कहते हैं? कैनियन। वो नीचे तली को और काटते ही चली जा रही है तो ऐसी सिचुएशन को कैनियन कहते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं जलप्रपात एवं छिपकाएँ। छिपकाएँ ये क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जलप्रपात क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। यानी जब भी एक तरीके से स्थलखंड है और यहाँ पर स्थलखंड के बाद नमी मिट्टी थी तो उसको बहा ले गया, और जब झरना वगैरह जो पानी जो है एक तरीके से जब अचानक पहाड़ से गिरता है नीचे, तो जहाँ पर गिरता है ना वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके का गड्ढा हो जाता है। देखिए गड्ढा हो गया कि नहीं? क्यों गड्ढा हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो नमी मिट्टी थी उसको पानी ने बहा दिया, मतलब कि तोड़ कर उसे बहा दिया, बह गया, वो अपरदित हो गया। तो यहाँ पर एक तरीके से कुंड का निर्माण हुआ, जल कुंड जिसे कहते हैं। ठीक है, इसी गड्ढे में पानी भर रहा है और इसी को हम बोलते हैं जल कुंड। ठीक है, एक तरीके से हमने मैप में अच्छे से समझने की कोशिश कर। उसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर देखिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जब भी सीढ़ी नुमा होती है और वहाँ पर पानी जो है लगातार ऐसे सीढ़ी पे बहता है तो उसे बोलते हैं, उस आकृति को बोलते हैं छिपिकाएँ। ठीक है, और जब भी सोपानी प्रपात क्या होता है, जब सीढ़ी नुमा होता है दोनों साइड से ऐसे आता है पानी तो उसे बोलते हैं सोपानी प्रपात। उसके बाद झील के विषय में मैंने पहले ही बता दिया। झील से संबंधित का मतलब एक तरीके से जब नमी मिट्टी जो होती है वो अपरदित हो जाती है वहाँ के मैदानी इलाके या कहीं पे, जहाँ भी मैदानी इलाका या फिर कहीं पर भी जहाँ की मिट्टी नर्म है वो नदियों के माध्यम से या वायु के माध्यम से, तो जब नदियों के माध्यम से हो जाता है तो उसे झील का निर्माण होता है। झील का निर्माण होता है और जब इसमें बारिश भरता है तो पानी भर जाता है और एक बड़ा सा क्षेत्र में पानी भर जाता है जिससे झील का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं अब निक्षेपात्मक में हम देखते हैं, यानी निक्षेपित जब करता है इन चीज़ों को छोड़ता है तो उनसे कौन सी चीज़ें बनती हैं। जो चीज़ यहाँ से जा रही है वो कहीं ना कहीं जाएगी, रखी जाएगी, कहीं ना कहीं छोड़ेगा, तो जब वहाँ छोड़ेगा तो वहाँ पर भी आकृतियाँ बनती हैं। तो उस समय कौन कौन सी आकृतियाँ बनेंगी? देखिए डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो भारत का जो सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है ना, जानते ही हो, गंगा नदी पर बना है, गंगा नदियों के द्वारा बनता है। ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरता है तो वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एक तरीके से जब नदी जाती है, नदी बहती जा रही है, जब क्या कहते हैं तालाब, मतलब कि जब समुद्र के पास मिलती है बंगाल की खाड़ी में तो वहाँ पर क्या होता है, इसकी गति धीमी हो जाती है तो ये त्रिभुजाकार में बहने लगता है और यहाँ पर कई सारे कंकड़ पत्थर को निक्षेपित कर देता है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है और इसके कारण से ये दिशा कई सारी दिशाओं में ऐसे एक त्रिभुजाकार शेप में ये आगे जाकर बहती हैं। तो एक तरीके से इसी को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, डेल्टा कहते हैं। आगे हम देखते हैं एस्चुरी क्या होता है। एस्चुरी क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। यानी कि जब भी यानी कि पहाड़ है, पहाड़ से नदियाँ जब आती हैं, यानी कि एक धारा में, जब एक धारा में आती हैं और डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती हैं तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक तटबंध। तो तटबंध क्या होता है? देखिए अब जब नदियाँ कटती हैं, मतलब कि जब नदी कहीं पर जा रही हो तो उसके दोनों साइड क्या होते हैं, एक तटीय इलाका बन जाता है, यानी कि वो काटती रहती है और यहाँ पर कुछ न कुछ निक्षेपित करती रहती है लाकर, तो वहाँ पर एक तटीय क्षेत्र बन जाता है, प्राकृतिक तटबंध हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि नदी संबंधी स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी थी, हमने उसके विषय। अब हम थोड़ा और इसको लिखित रूप में देखते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह के घिसने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कहते हैं। इसके विषय में हमने पहले ही इसके पहले वाले यूनिट 3 में ये टॉपिक ही था, अपर्दन क्या है, अपर्दन चक्र क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने अध्ययन की थी। तो पृथ्वी की सतह के घिसने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया से सतह नीचे की ओर जाती है, धीरे धीरे जब पहाड़ करते जाते हैं तो देखिए घिसते जाते हैं या फिर अपर्दन होता है तो कहीं ना कहीं उनका नष्ट होता है और धीरे धीरे वे समतल होती चली जाती हैं। और सतह का पुनर्निर्माण निक्षेपण के द्वारा होता है। और कोई भी सतह का निर्माण कब होता है? वो निक्षेपण के कारण हो। कोई भी चीज़ कट रही है यहाँ से कोई मान लीजिए यहाँ से नदी काट के कहीं पर ले जाएगी तो वहाँ पर निर्माण होगा, यहाँ पर नष्ट होगा, समतल बन जाएगा, यहाँ पर कुछ स्थलाकृति बन जाएगी। तो यही चीज़ कहा जा रहा है निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसका अर्थ है ढलानों और धाराओं द्वारा बहाकर लाई गई सामग्री का संचयन करना। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते पानी, बर्फ और हवा द्वारा की जाती हैं। तो ये जो निक्षेपण है या अपर्दन की क्रिया जो है ये पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा, हवा के द्वारा, ये सारी चीज़ें एक तरीके से अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इन्हीं के तो माध्यम से, क्योंकि बाह्य कारक यही है, नदियाँ जब आएंगी तो पत्थर को तोड़ेंगी, हवाएं जब बहेंगी तो नर मिट्टी को उड़ा कर ले जाएंगी, कहीं पर दूसरी जगह पर उसे निक्षेपित करेंगी। तो इस तरीके से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण में हम देखते हैं नदी अपर्दन। जब नदी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जैसे कि वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिपका, गर्तिका,
संरचनात्मक सोपान और नदी वेदिका, नदी विसर्प, समप्रायः मैदान इत्यादि ये सारी हैं। उसके बाद देखते हैं नदी निक्षेपक, नदी निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जिसमें जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, तटबंध, गोमुख झील, डेल्टा आदि भूतल पर समतल स्थापित हैं। ये सारी चीज़ें नदी निक्षेपण के द्वारा बनती हैं। ठीक है, नदियों के कारण कई तरह के स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो हमने देखा कैसे कैसे बनती हैं, एक निक्षेपण के द्वारा से, अपर्दन के द्वारा से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हम डिटेल में देखते हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो वी आकार की घाटी, एक और हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम पढ़ेंगे यू आकार की घाटी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आकार की घाटी जो होती है ये नदियों के माध्यम से बनती है। तो नदी की तलहटी को काट कर गहरा करने की वजह से घाटी का आकार वी आकार का हो जाता है। यह नदी की युवा अवस्था में बनती है। ठीक है, नदी की युवा अवस्था में बनती है। नदी के ऊपरी हिस्से में ढाल तीव्र होता है। ठीक है, जिससे नदी तली में ज़्यादा अपर्दन होता है। अब क्योंकि तेज है तो यानी कि ऐसे एक तरीके से तो नीचे यानी जो है एक तरीके से दबाव ज़्यादा पड़ेगा पूरे पानी, तो ये नीचे वाला जो पदार्थ है, नीचे वाला जो एक तरीके से तल है, उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काटती जाएगी, जिससे और वो गहरी होती चली जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ कहा जा रहा है, तली में ज़्यादा अपर्दन होता है और वी आकार की घाटी बनती है। और जब होगा तो गार्ज बनेगा, कैनियन बनेगा, यही चीज़ें हैं। ठीक है, जब और ये मतलब कि इसका तली और वी आकार की घाटी जो और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। ठीक है, जहाँ घाटी का गहरा करने की प्रक्रिया तेज होता है वहाँ पर गार्ज और कैनियन का निर्माण होता है, ये पहले हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जब नदी सागर या झील में गिरते हैं तो उसके प्रवाह में रुकावट आने की वजह से नदियों का मलबा जमा होकर त्रिभुजाकार आकृति में धीमे मंद मंद गतियों से बहने लगती हैं। ठीक है, जैसे कोई आया यहाँ पर कुछ पत्थर, कई सारी चीज़ क्योंकि पहले से ही निक्षेपित कर रखा है यहाँ पर, तो धीरे धीरे उनकी कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती हैं नदियाँ और धीरे धीरे त्रिभुजाकार में बट जाती हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। नदी वेदिका क्या होता है, नदी वेदिका यह नदी द्वारा निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से बनती है। यह पुरानी नदी घाटियों के तल के चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, नदी वेदिका जो होते हैं, एक तरीके से देखिए समझने की प्रयास कीजिए। नदी वेदिका जो होता है यह नदी द्वारा निक्षेपित होता है, नदी द्वारा निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन जो होता है, लंबवत अपर्दन एक तरीके से बनती है। यह पुरानी नदी घाटियों के तल के चिन्ह होते हैं। आगे हम देखते हैं जलप्रपात जो है, यह नदी का पानी ऊंचे से, जो पहले ही बताया था ना, ऊंचे से जस्ट यानी कि ऊंचे से तेजी ढाल पर गिरता है तो उसी को बोलते हैं जलप्रपात। जैसे यहाँ पर है देखिए पहाड़ है और पहाड़ से अचानक जब गिरता है पानी तो उसी को बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात। आगे देखते हैं यहाँ पर जलगर्तिका। तो नदी की तली में कठोर चट्टानों के बीच कोमल चट्टानों पर वहाँ की मिट्टी का अपरदन हो जाता है, उसी को बोलते हैं जलगर्तिका। उसके बाद देखते हैं जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, तटबंध, गोमुख झील आदि इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। इसके का मतलब एक तरीके से निक्षेपण की प्रक्रिया से जो नदियों द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब वायु संबंधी स्थलाकृतियाँ। वायु संबंधी स्थल, अभी तक तो हमने नदियों के माध्यम से देखा, अब हम देखेंगे वायु संबंधी स्थलाकृति। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं वायु संबंधी हम स्थलाकृतियों में कौन कौन से देखेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखें वायु के अपर्दन। इसमें क्या होता है, कोई भी आकृति तभी निर्माण होगी जब वायु यानी वायु के माध्यम से उस चीज़ का अपर्दन हो या फिर वायु के माध्यम से निक्षेपात्मक प्रक्रिया हो रही हो, तभी आकृतियाँ निर्माण होती हैं। अब देखते हैं अपर्दनात्मक से कौन कौन से आकृति बनती है। छत्रक बनता है, भू स्तंभ बनता है, और यारडंक बनता है, जीवगेन बनता है, त्रिकोटिका बनता है, वातगर्त बनता है, शिला जालक बनता है। और निक्षेपात्मक ऐसा नहीं है, इतना ही और भी सारे हैं। हम एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए वो हमने यहाँ पर लिखा है। निक्षेपात्मक जो है बालू का स्तूप है, बरखान है, लोयस मिट्टी का निर्माण, और बारसन झील एक होती है, और प्लेहा होता है, और बजादा होता है। ये सारी चीज़ें क्या निर्माण होते हैं, निक्षेपात्मक होते हैं। वायु के माध्यम से निक्षेपात्मक की प्रक्रिया द्वारा इन स्थलों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब एक एक को। सबसे पहले हम देखते हैं छत्रक। छत्रक क्या होता है, तो देखिए छत्रक क्या है, जैसे मान लीजिए ये धरती है। ठीक है, धरती के नीचे, धरती जो है यहाँ की मिट्टी जो है वायु के माध्यम से उड़ती गई। अब यहाँ पर उड़ती तो चली गई, जितनी भी मिट्टी नर्म मिट्टी थी वो तो उड़ जाएगी, लेकिन जो जितनी भी कठोर मिट्टी होगी, कठोर चट्टान जैसे होंगे वो तो बच जाएंगे। तो यानी कि जब इसके आरी बगल की जितनी भी नर्म मिट्टी है वो सब उड़ गई, और इस तरीके की चट्टान का निर्माण होता है। जब जब इस तरीके की चट्टान बनती है तो उसी को बोलते हैं छत्रक बोलते हैं। ठीक है, छत्रक पेड़ नुमा, कुछ छाता के नुमा है ना। आगे देखते हैं, इसमें हम देखते हैं भू स्तंभ यानी कि जब हम देखते हैं चट्टानें
कुल मिलाकर मतलब यही है कि जब भी हवा चलेगी तो नर्म मिट्टी को वो उड़ा ले जाएगी, बाकी जो कठोर मिट्टी रहेगी वो बच जाएगी। उसी की आकृति को हम देखेंगे कि किस तरीके की है। अगर स्तंभ रूप में है तो वो स्तंभ हो जाएगी, अगर इस रूप में है तो वो छत्रक होगा। अगर कुछ इस तरीके से बन रहा है, जो एक तरीके से ऐसे कुछ यानी कि चट्टानें बच रही हैं, तो उसे बोलते हैं यारडंग। जीवगेन में थोड़ा ऊपर का ऐसे कुछ बच जाता है, नीचे एक स्तंभ नुमा होता है, ऐसे कुछ आकृति जो आप देख सकते हो यहाँ पर। जीवगेन की जो आकृति है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, आगे हम देखते हैं अगला जो है त्रिकोटिका क्या है। त्रिकोटिका आप देखते हैं, त्रिकोटिका में क्या होता है। त्रिकोटिका जब भी एक तरीके से जब कोई समतल मैदान है, वहाँ की नर मिट्टी एक तरीके से वायु मतलब अपर्दन कर देती है, तो वहाँ पर एक त्रिभुजाकार शेप में जब स्थलखंड जो आकृति प्राप्त होती है, स्थलाकृति प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं त्रिकोटिका बोलते हैं। जो कि आकृति आप देख सकते हो और आप समझ सकते हैं कि किस तरह की या किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वातागर्त। वातागर्त, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वातागर्त में आप कुछ ग्राफ ऐसे देखिए। यहाँ पर एक तरीके से वायु के माध्यम से यहाँ पर गड्ढा हो जाना, मिट्टी जो है एक तरीके से गड्ढा कर देती है, तो इसे बोलते हैं वातगर्त। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला जो है शिलाजालक। शिलाजालक ये भी इंपॉर्टेंट है सर। तो शिलाजालक में एक ऐसी चट्टान का निर्माण होता है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं, कई सारे बीच बीच में भी इनकी नम मिट्टी होती है, इनकी नमी मिट्टी होती है, एक तरीके से मृदुल मिट्टी होती है, कोमल मिट्टियाँ होती हैं, जिनको वायु के माध्यम से धीरे धीरे उनको भी काट देती हैं, तो एक छिद्र नुमा दिखाई देती है। एक कठोर चट्टान में कई जगह छेद दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं शिलाजालक। शिलाजालक, ठीक है। आगे हम देखते हैं, और अब हम देखते हैं कुछ निक्षेपात्मक के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बालू का स्तूप देखते हैं। बालू का स्तूप में जिसके टीबा का निर्माण होना, तो बालू का स्तूप देखिए ना, जब बालू जम जाए ऐसे टीका एक तरीके से टापू के रूप में, ऐसे जब रेगिस्तान में देखिए कई जगह ऐसे जम जाता है ना, तो एक तरीके का बालू का स्तूप यही है कि जब मिट्टी उड़कर कहीं पर जाकर एक स्तूप के नुमा जम जाती है, तो उसे बोलते हैं बालू का स्तूप। ठीक है, आगे हम देखते हैं बरखान। बरखान क्या है। बरखान क्या होता है, एक तरीके से तीव्र जो रेतें होती हैं, जब रेत या मिट्टी जो होती हैं एक तरीके से जब उड़ा कर ले जाती हैं और यहाँ पर कुछ इस शेप में बना देती हैं, ऐसे त्रिभुजाकार, इधर जो होता है ऊंचा होता है और इधर से जस्ट ऐसे जाकर गिर जाता है। मतलब एक तरीके से शेप जो होती है, आकृति जो उसकी होती है कुछ इसी तरीके से होती है। तो तीव्र यानी कि ये अर्ध चंद्रानुमाकार बनता है, तो उसी को बोलते हैं वरखान। ठीक है, आगे हम देखते हैं लोयस मिट्टी। लोयस मिट्टी क्या होता है, जब भी एक तरीके से देखिए बलुई मिट्टी जो होती है वो यहाँ पर आप सकते हैं, लोयस मिट्टी जब लाती है यहाँ पर निक्षेपित करती है, तो उसी से लोयस मिट्टी का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं जो अगला है बजादा मैदान या फिर प्लेया या फिर बालसन झील। ये क्या सारी चीज़ें हैं, इसके विषय में देखते हैं। तो जब भी क्या करते हैं कि वायु के माध्यम से यहाँ पर देखिए ये सारे जो इसके चारों ओर हैं, एक तरीके से क्या है, एक मैदान है, मैदान नुमा। इसके चारों ओर जो है एक तरीके से पर्वत है, और ये जो है बीच में जो है ये एक तरीके का मैदान है। और इस मैदान में क्या होता है, नमी जो एक तरीके से मिट्टी नम होती है उसको उड़ा ले जाती है, और यहाँ पर एक तरीके का यहाँ पर जो एक बालसन झील यानी कि झील का निर्माण करती है। इसी को बोलते हैं, जब इसमें पानी भर जाता है तो इसी को बोलते हैं बालसन झील। ठीक है, बालसन झील। आगे हम देखते हैं, तो बालसन झील जो होता है ये चारों तरफ पर्वतों से घिरा होता है, और ये बीच में एक झील का निर्माण होता है जिसे बालसन झील कहते हैं। इसके पर्वतों के चारों ओर एक मैदान भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हवा की वजह से कई तरह के स्थलाकृतियाँ स्थल स्वरूप बनते हैं। बालू का स्तूप, हवा द्वारा रेत और बालू के जमा होने से टीलों का निर्माण होता है, जिसे बालू का स्तूप या टिब्बा कहते हैं। इसके आकार और रूप में बहुत विविधता देखी जा सकती है। मुख्य रूप से बालू का स्तूप का निर्माण बालूकामय मरुस्थल में होता है, जैसे कालाहारी, सहारा, थार आदि इन रेगिस्तानों में, आदि मरुस्थल स्थलों में ये बालू का स्तूप देखने। अब बालू का स्तूप में कई तरह की आकृतियाँ प्राप्त हो सकती हैं, किसी भी तरीके से, मतलब एक तरीके से हो सकती है, आकृति बन सकती है, तो बालू का स्तूप इसी तरीके से होता है। आगे हम देखते हैं अपवाहन बेसिन या वातगर्त क्या होता है। हवा द्वारा ढीले या और असंगठित कणों को उड़ा ले जाने से गर्त बनते हैं, जिन्हें अपवाहन बेसिन या वातगर्त कहते हैं। जो पहले ही बताया कि जहाँ पर नमी मिट्टी है उन मिट्टी को उड़ा ले जाने से वहाँ पर गर्त का निर्माण होता है, और इसी चीज़ को हम अपवाहन बेसिन या वातगर्त कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखते हैं मरुस्थलीय भू आकृतियाँ। मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हवा की प्रक्रियाओं में, हवा जो होती है हवा की प्रक्रियाओं से लंबे समय तक अपर्दन होने की वजह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ खास तरह की भू आकृतियाँ बनती हैं। कब बनती हैं, जब हवा की प्राकृतिक प्रक्रियाएं उससे लंबे समय तक क्या होता है, अपर्दन होने की वजह से मरुस्थल क्षेत्रों में कुछ खास तरह की भू आकृतियाँ बनती हैं। हवा से जुड़ी कुछ बातें हैं, देखिए हवा छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि गाद, मिट्टी, बालू, और बहुत इन सभी चीज़ को क्या करते हैं, बहुत दूर दूर ले जाती हैं, और ये कण कई दिनों तक हवा में लटके रह भी सकते हैं। ठीक है,
हवा के कटाव से जुड़ी प्रक्रियाओं को पवन अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन कहते हैं। हवा के द्वारा जो कटाव होती है, यानी कि वायु के द्वारा जो कटाव होती है, उसे पवन अपरदन, हवा अपरदन, वायु अपरदन कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं हिमानी संबंधी स्थलाकृतियाँ। इससे पहले हमने देखा वायु संबंधी, इससे पहले भी देखा हमने क्या कहते हैं नदी संबंधी स्थलाकृतियाँ। अब हम देखते हैं हिमानी कृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट में पूछ सकते हैं, दीर्घ में आपसे पूछ सकते हैं यू आकार की घाटी या फिर स्थलाकृतियों के विषय में बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना हर स्थलाकृति के विषय में थोड़ा थोड़ा, कम से कम जितना भी टाइम है उस समय। अब क्योंकि कम टाइम है तो उस टाइम में हम कंप्लीट यूनिट्स को बेहतरीन तरीके से जो हम पढ़ सकते हैं, कम से कम उस चीज़ को हम बेस्ट आंसर उससे हम दे पाएँ। ठीक है, तो वही प्रयास है। यहाँ पर हम देखते हैं अब हिमानी संबंधी स्थलाकृतियाँ जो हैं, इससे हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें होता है बर्फ, जो होता है बर्फों के माध्यम से, एक तरीके से नदियों में जब बर्फ आ जाते हैं तो बर्फ के माध्यम से अपरदन होता है या फिर निक्षेपात्मक होता है, तो उससे संबंधित जो उससे आकृतियाँ बनती हैं उसी को बोलते हैं हिमानी संबंधी स्थलाकृति। तो कौन कौन सी आकृति बनती है, पहले देखते हैं हम यूं आकार की घाटी। यूं आकार की घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी आकार की घाटी, यूं आकार की घाटी, इसमें अंतर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं लटकती घाटी क्या है इसके विषय में, और नुनाटक घाटी क्या है, सर्क क्या है, एरिटी क्या है, गिरिशृंग क्या है, काल क्या है, भेड़शिला क्या है, इसके विषय में जानना होगा आप सभी को। उसके बाद निक्षेपात्मक में हम देखते हैं हिमोड़, ड्रमलिन और एस्कर। ये सारी चीज़ों के विषय में हमें देखना है। तो अब एक एक को हम थोड़ा चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यूं आकार की घाटी क्या होती है। यूं आकार की घाटी तभी निर्मित होगी जब उस यानी कि हिमानीकृत होती है, यानी बर्फ के कटाव के कारण ही होती है। बर्फ जो होती है एक तरीके से वो तैरती रहती है, तो जब तैरती रहती है तो वो अपने आरी बगल यानी अपने बगल बगल इधर और उधर जो भी चट्टानें हैं, पहाड़ है, पर्वत है, उसको क्या करते हैं, उस तली को यानी कि उस एक तरीके से किनारों को काटती रहती है और उस चीज़ को चौड़ी करती रहती है, नदियों को चौड़ी करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूं आकार की घाटी में देख सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पर पहले कुछ ऐसे था, तो बर्फ़ क्योंकि है यहाँ इसमें, तो ये क्या करेंगी, टकराएंगी इन चट्टानों से, तो धीरे धीरे इन चट्टानों को दोनों साइड काटती जाएंगी, जिससे कि नदी जो होगी चौड़ी हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गहरी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। गहरी तो पहले से, क्योंकि वी आकार की जब घाटी बनती है तो उसमें गहरी होती जाती है, लेकिन यूं आकार की घाटी जब बनती है तो उसमें यूं आकार की घाटी में चौड़ी होती है, नदियाँ चौड़ी होती जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं लटकती घाटी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ आप देख सकते हो। अब देखते हैं लटकती घाटी या फिर उसके बाद देखेंगे हम नुनाटक घाटी। तो देखते हैं लटकती घाटी का मतलब क्या है। जब यहाँ पर देख सकते हैं कोई यानी कि एक तरीके से पर्वत है, पर्वत पे क्या है, एक तरीके से क्या जमा है, एक तरीके से बर्फ़ जमी है। तो बर्फ़ क्या जमी है, बर्फ़ में कई सारे टुकड़े लटकते रहते हैं ना, ऐसे लगता है कि टूटने ही वाला है जस्ट। तो जब लटकती हुई ऐसी बर्फ़ होती है तो उसी को बोलते हैं लटकती घाटी। देखिए बर्फ़ है, इसमें लटक रहा है ना, अलग हिस्सा थोड़ा ये टूट सकता है, तो इसी को बोलते हैं बर्फ़, यानी कि लटकती घाटी कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं नुनाटक घाटी क्या होता है। यहाँ पर कुछ अंदर की तरफ यानी कि बाहर नहीं निकला होता, थोड़ा अंदर की ही तरफ अलग शेप में ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ अलग पार्ट बर्फ़ का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये होता है नुनाटक घाटी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सर्क क्या होता है। सर्क के विषय में देखते हैं, सर्क का मतलब क्या होता है इसके विषय में देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ सर्क क्या है, गर्त क्या है, ये सारी चीज़ देखिए। जब भी कोई बर्फ यानी कि कोई चट्टान है, क्या करेगा, चट्टान है तो क्या करेगा, बर्फ जहाँ पर होगी उस चीज़ को गहरा करती जाएगी, तो जब गड्ढा हो जाएगी तो इसी चीज़ को बोलेंगे गर्त होगा, गर्त हो जाएगा, गर्त। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जब यही चीज़ें कई बार निर्माण होती है, यहाँ पर देखिए फिगर में आप देखो, इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर चट्टानें हैं। अब यहाँ पर ये जो होता है, जब ये आकृति बनती है तो इस चीज़ को बोलते हैं सर्क। क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस वाली आकृति को जो ऊंची होती है इस चीज़ को बोलते हैं हार्न, जो उठी हुई होती है इस चीज़ को बोलते हैं हार्न, और इस चीज़ को बोलते हैं एरिटी कहते हैं। ये एरिटी कहते हैं। ये सारे बर्फ़ के कारण बनते हैं। तो ये जब भी ऐसी सिचुएशन होती है बर्फ़ से जब ये बनते हैं तो ये बोलते हैं सर्क, इसको बोलते हैं हार्न, और इसको बोलते हैं एरिटी। ठीक है, तो ये बर्फ़ के टुकड़े में देख सकते हो, ये जब गड्ढे हो जाते हैं, जब भी बर्फ़ का टुकड़ा जो होगा, ये देखिए ये बर्फ़ का टुकड़ा है, तो इसमें जब गड्ढा होगा तो ये गर्त का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए सर्क और हार्न का निर्माण होगा। एरिटी क्या होता है, एरिटी क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला पॉइंट तो हॉर्न है, और ये जो होता है पूरा इसको बोलते हैं एरिटी। आगे देखते हैं गिरिशृंग क्या होते हैं। गिरिशृंग मतलब कि कई सारी ऐसी श्रृंग बनती चली जाए, श्रृंग जो होती है कई सारी श्रृंग ऐसी बनती चली जाए। काल क्या है, एक तरीके से जब बर्फ में कोई छिद्र हो जाता है तो उसी चीज़ को बोलते हैं काल। भेड़शिला क्या होता है, देखिए भेड़शिला क्या होता है, जब भी क्या होता है ना, एक तरीके से यहाँ पर आप आकृति में देखिए, ये बर्फ़ है, बर्फ़ जमी, ये जब बर्फ़ गिरती है तो टूट जाते हैं, और इसी चीज़ को हम भेड़शिला कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जब आकृतियाँ होती हैं या चीज़ें देखने को मिलती हैं तो इसी चीज़ को हम भेड़शिला कहते हैं। या जब पहाड़ पर से जो बर्फ़ होती हैं जब गिरती हैं तो टूट जाते हैं।
ठीक है, आगे हम देखते हैं अब उसके बाद देखते हैं निक्षेपात्मक द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उनके विषय में देखते हैं। हिमोड़ आकृति क्या होती है? हिमानियों द्वारा लाए गए हिमानीय पदार्थों के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं हिमोड़ क्या होता है। एक तरीके से हिमोड़ क्या होता है? हिमानियों द्वारा लाए गए हिमानी पदार्थों के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ हैं, बर्फ के द्वारा, हिमानियों के द्वारा लाए गए, जब भी जहाँ पर निक्षेपित किया जाता है, जो भी चीज़ लाया गया उसी चीज़ को, उसी निक्षेपित चीज़ को, पदार्थ को बोलते हैं हिमोड़। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब दूसरा चीज़। अब हम ये चीज़ समझ गए होंगे, आगे हम देखते हैं ड्रमलिन क्या होता है। ड्रमलिन क्या होता है? एक तरीके से हिमनद होता है ना, जब नदियों में बर्फ वगैरह बहती रहती है तो हिमनद के निक्षेप द्वारा, हिमनद के जो निक्षेप, जब बर्फों को ले जाकर एक दूसरे स्थान पर गिराती हैं, छोड़ती हैं, तो उसमें कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं। तो उसमें जब भी इस तरीके की आकृति बनती है, ऊपर ऐसे बर्फ जमा रहे और अंदर पानी ऐसे रहे, पानी और बीच में खाली रहे, तो ऐसी आकृति को ड्रमलिन कहते हैं। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित उत्तरी उल्टी नाव जो होती है ना, एक तरीके से उल्टी नाव देख सकते हैं, ये आकृति बिल्कुल उल्टी नाव की तरह दिखाई दे रही है। तो उल्टी नाव की तरह जब स्थल स्वरूप बनता है तो उसी चीज़ को बोलते हैं ड्रमलिन। आगे देखते हैं एशकर क्या होता है। एशकर क्या होता है? छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े तैरते हुए जब नदियों में दिखाई देते हैं तो उसी चीज़ को बोलते हैं एशकर। तो यानी कि हम देखा क्या है, एक तरीके से बर्फ के टुकड़ों से संबंधित, हिमनद से संबंधित, हिमानी से संबंधित हमने स्थलाकृतियों के विषय में देखा। यूं आकार की घाटी, लटकती घाटी, नुनाटक घाटी, सर्ग, गिरिश्रृंग, काल, भेड़शिला। उसके बाद हमने देखा हिमोड़ क्या है, ड्रमलिन क्या है, एशकर क्या है। आगे हम देखते हैं इसी में समुद्र तटीय संबंधित स्थलाकृतियाँ। समुद्र तटीय संबंधित स्थलाकृतियाँ, इसमें अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। अपरदनात्मक में तटीय क्लीफ, खड़ी ढाल जो होती है, एक तरीके से उन चीज़ों का निर्माण होता है। तो स्थल, इनकी समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो स्थलाकृति बनती है उसको हम देखते हैं। इसमें तटीय क्लीफ होता है, फियोर्ड होता है और रिया तट होता है। ये खड़ी ढाल, जो तटीय क्लीफ होते हैं, एक तरीके से खड़ी ढाल होती है, खड़ी ढाल, सीधी ढाल होती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं तटीय क्लीफ कहते हैं। फियोर्ड क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, सागर के पास ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ के। ठीक है, और रिया तट जो होते हैं, एक तरीके से रिया तट जो होता है, एक तरीके का तट है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में जो समझाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो तटीय क्लीफ क्या है। एक तरीके से जब, यानी कि यहाँ पर हमने बताया ना, खड़ी ढाल में जब बर्फ गिरते हैं ना, ऐसे कोई है और यहाँ से जब बर्फ गिरती है समुद्र तटीय के पास, तो उसी चीज़ को बोलते हैं तटीय क्लीफ। फियोर्ड क्या है? उच्च अक्षांशों के सागरीय जल में डूबी हुई हिमानीकृत गहरी घाटियों को फियोर्ड कहते हैं। देखिए बर्फ की कई सारी जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला रूपी जो चट्टानें होती हैं, एक तरीके की बर्फ की, वो समुद्र में तैरती रहती हैं, आधी डूबी रहती हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फियोर्ड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें फियोर्ड कहलाती हैं। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें हमने देखा हिमानी स्थला संबंधी कृति। अब देखते हैं थोड़ा और हम डिटेल में इसे लिखित रूप में। हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ हिमानी के अपरदन, परिवहन और निक्षेपण की वजह से बने स्थल स्वरूप होते हैं। ठीक है, हिमानी से जुड़े कुछ बातें, जानकारी। हिमानी के कार्य को हिमनदन कहते हैं। हिमानी के अपरदन के 3 तरीके। हिमानी के नीचे अपक्षय की वजह से चट्टानों के टुकड़े हिमानी के साथ फंसकर आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ में एक तरीके से अपरदन सहायक हो जाती है, एक उस चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। अब अपक्षय तो हमने पहले ही बता दिया था यूनिट 3 में। कोई चीज़ को तोड़ने के लिए, इनकी पर्वत है, उस चीज़ को तोड़ने के लिए जो प्रक्रिया हो रही है उसी को बोलते हैं अपक्षय कहते हैं। ठीक है, और जो टूटे हुए भाग को ले जाती है उसे अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं अपघर्षण। हिमानी के साथ जुड़े शिलाखंड, कंकड़ और पत्थर घाटी के किनारों को रगड़ते और खरोचते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, घाटियाँ और चौड़ी होती चली जाती हैं। सन्निघर्षण जो होता है, हिमानी के साथ बहते हुए कंकड़, पत्थर और शिलाखंड आपस में रगड़ खाकर टूटते घिसते रहते हैं। हिमानी के कुछ स्थल स्वरूप, जैसे यूं आकार की घाटी। हिमनदों के अपरदनात्मक कार्यों से बनने वाली घाटी, यूं आकार की घाटी हिमनदों के कारण बनती है और इन्हें गर्त घाटियाँ या हिमनद गर्त भी कहते हैं। ये घाटियाँ पर्वतीय हिमनदों की खासियत है। हमने पहले ही सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूं आकार की घाटी आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन यूं आकार का होता है। और आगे हम देखें, इसमें खड़ी सीधी दीवारें होती हैं और एक सपाट का गोल तल होता है। ये घाटियाँ ग्लेशियर के नीचे की ओर खिसकने और पृथ्वी को घर्षण से घिसने के कारण बनती हैं। ठीक है, खिसकने और पृथ्वी के घर्षण से घिसने के कारण ये जो घाटियाँ हैं बनती हैं, यू आकार की घाटियाँ। ये घाटियाँ ग्लेशियरों के साथ साथ मोरेन, ड्रमलिन्स और ग्लेशियर झीलों जैसी भू आकृतियों का निर्माण भी करती हैं। लटकती घाटी क्या होता है? मुख्य घाटी के एक या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी है। जो पहले बताया ना, कुछ लटकती हुई घाटी दिखाई दे, बर्फ के टुकड़े ना, उसी को
होते हैं। हिमनदों से बनने वाले कई तरह के स्थल स्वरूप होते हैं, जिसमें ये कई जो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लटकती घाटी हो गया, सर्क हो गया, हिम गहर हो गया, अरेट या तीक्ष्ण कटक होता है, हार्ण या गिरिशृंग होता है, श्रृंग पुच्छ होता है, भेड़शिला शैल या रोसमुटान होता है, हिमसोपान होता है, फ्योर्ड होता है, हिमोड़ के होता है, ड्रमलिन होता है, एस्कर। ये सारी चीज़ें हमने ग्राफ के माध्यम से सब कुछ अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं समुद्र जल से संबंधित स्थलाकृतियाँ, जैसे कि मूंग, कई सारे हमने बताया था, तटीय क्लीफ हो गया, फ्योर्ड हो गया। अब देखते हैं समुद्र तटीय में एक इंपॉर्टेंट मूंगा जो होते हैं चट्टाने, ये समुद्री समुद्री जो लहरों की वजह से बनती हैं, और मूंगे नामक छोटे जीव जंतु के कंकालों से मिलकर ये बनती हैं। ये हमारे ग्रह के सबसे जटिल पारिस्थितिकीय तंत्रों में से एक है। ये तटरेखाओं की रक्षा करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मदद करती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यूनिट 4 के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया। जितने भी इस यूनिट से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, हम उन प्रश्नों को, उन सभी टॉपिक्स को कवर इस वीडियो में ज़रूर किया है। तो बस आप इस वीडियो को एक बार निश्चिंत रूप से, बेहतरीन रूप से आप शांति से इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए। आपका एग्ज़ाम बेहतर निश्चित तौर पर, आपका हर एक प्रश्न का आंसर आप निश्चित तौर पर अच्छे से दे पाएंगे और अपने उत्तर को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और बस आज के इस वीडियो में इतना है, और हम जल्द ही अगली यूनिट नंबर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, और इस वीडियो में क्या कमियाँ हैं और क्या सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एंड हम जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।